हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th में जो आपके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसमें टोटल 3 हिस्ट्री की बुक्स हैं, जिसमें पहली बुक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। तो इसका जो पहला चैप्टर है ईंटें, मनके और अस्थियाँ, इस चैप्टर को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर का नाम ईंटें, मनके और अस्थियाँ ही क्यों रखा गया। तो मैं आपको बता दूं कि ये तीनों ही शब्द ईंटें, मनके और अस्थियाँ सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी और खास पहचान है। ईंटें हमें इस सभ्यता की शानदार इमारतों, घरों और नगर योजना की जानकारी देती है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पक्की ईंटों से बहुत ही मजबूत और सुनियोजित शहर बनाते थे। मनके बताते हैं कि लोग आभूषण बनाते थे, सुंदरता पसंद करते थे और व्यापार भी करते थे। तो लास्ट है अस्थियाँ यानी हड्डियाँ। तो जब खुदाई में अस्थियाँ यानी हड्डियाँ मिली तो इतिहासकारों ने देखा कि ये हड्डियाँ इंसानों की भी थी और जानवरों की भी थी। जानवरों की हड्डियों से हमें ये पता चलता है कि लोग उस टाइम पर कौन कौन से जानवर पालते थे, जैसे गाय, भेड़ और बकरी, जिन्हें खेत जोतने या सामान ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा अगर किसी जानवर की हड्डियाँ पूजा की जगह से मिलती हैं तो हमें ये समझ में आता है कि लोग उस जानवर को पवित्र मानते थे या फिर उसकी पूजा करते थे। तो हड्डियाँ यानी अस्थियाँ हमें बताते हैं कि लोग क्या खाते थे, किन जानवरों को पालते थे और उनके धार्मिक विश्वास क्या थे। तो जो चीज़ें हमें खुदाई में मिली उन्हीं चीज़ों से हमें इस सभ्यता की जानकारी मिलती है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम ईंटें, मनके और अस्थियाँ रखा गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पूरे चैप्टर में हमें बेसिकली हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है, जो कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। 5000 सालों से भी अधिक पुरानी इस सभ्यता के बारे में पूरी दुनिया को 1924 में पता चला। और इस सभ्यता को खोजने का पूरा श्रेय जाता है जॉन मार्शल को, क्योंकि जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की और राखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। 1924 में जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता की खोज को विश्व के सामने रखा और सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की और घोषणा कर दी। जिस सभ्यता के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ मिट्टी के बर्तनों, ईंटों या खंडरों की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक उन्नत सोच, बेहतरीन नगर व्यवस्था, व्यापार, विज्ञान, कला और जीवन शैली की, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि चैप्टर कब खत्म हो गया। बस आप इसे एक स्टोरी की तरह समझना और पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के अन्य नामों के बारे में, मतलब हड़प्पा सभ्यता को और कौन कौन से नामों से जाना जाता है और क्यों। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहला स्थल हड़प्पा ही खोजा गया था, इसीलिए इसी के नाम पर पूरी सभ्यता का नाम पड़ गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसे मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि मोहनजोदड़ो इस सभ्यता का सबसे विशिष्ट यानी खास और सुनियोजित यानी वेल प्लान नगर था। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता के ज़्यादातर शहर और गांव सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे ही बसे थे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। तो आइए अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के टाइम पीरियड के बारे में। तो लगभग 5000 सालों से भी अधिक पुरानी इस सभ्यता के काल को इतिहासकारों ने 3 कालों में बांटा है, जिसमें पहला है पूर्ववर्ती हड़प्पा काल, दूसरा है परिपक्व हड़प्पा काल और तीसरा है उत्तर हड़प्पा काल। तो पूर्ववर्ती हड़प्पा काल, जो कि 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ये हड़प्पा सभ्यता का स्टार्टिंग पीरियड है। इस टाइम पर कृषि की स्टार्टिंग हुई और गांव का विकास हुआ। तो दूसरा है परिपक्व हड़प्पा काल, जो कि 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है इसका टाइम पीरियड। इस टाइम पर हड़प्पा सभ्यता अपने पीक पर थी, यानी सबसे ज़्यादा विकसित थी। इस टाइम पर शहरों का निर्माण, व्यापार, लेखन का विकास हुआ। तो थर्ड है उत्तर हड़प्पा काल, जिसका टाइम पीरियड 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस समय शहरों का पतन और सभ्यता का अंत शुरू होने लगा। तो अगर आपसे एग्जाम में हड़प्पा सभ्यता का काल पूछा जाता है तो आपको 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक बताना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यताओं के बारे में।
तो हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं मेसोपोटामिया सभ्यता, जिसके बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ा था, जो कि दजला और फरात नदी के बीच विकसित हुई थी। सेकंड है मिस्र की सभ्यता, जो कि नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। नेक्स्ट है चीन की शांग सभ्यता, जो कि पीली नदी के किनारे विकसित हुई थी। और हमारी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि सभी सभ्यताओं की शुरुआत किसी न किसी नदी के किनारे शुरू हुई थी। तो आइए हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र विस्तार के बारे में, यानी ये सभ्यता कहाँ तक फैली हुई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र विस्तार त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता उत्तर में मांडा कश्मीर से लेकर दक्षिण में देमाबाद तक 1400 किलोमीटर था। हड़प्पा सभ्यता पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ यूपी से लेकर पश्चिम में सुतका गेंडो तक 1600 किलोमीटर था। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हड़प्पा सभ्यता 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के भारत में 925 स्थल और पाकिस्तान में 575 और अफगानिस्तान में 2 स्थल मिले हैं। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में। तो पहला है हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान में है। हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया स्थल था। हड़प्पा नगर रावी नदी के किनारे बसा था। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। तो आप इसे कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं, जब कोई दूसरे की प्रॉपर्टी को हड़प लेता है तो लोग कहते हैं दया करो दया करो। तो हड़प लेने से आपको याद रखना है हड़प्पा, और दया करो से आपको याद रखना है दयाराम साहनी। तो कुछ इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता से हमें पत्थर की बनी हुई डांसिंग गर्ल की मूर्ति और एक सींग वाले पशु के चित्र वाले मोहरे मिले हैं। तो नेक्स्ट है मोहनजोदारो, जो कि पाकिस्तान में। मोहनजोदारो सबसे विशिष्ट और सुनियोजित स्थल था और ये सिंधु नदी के किनारे बसा था। इसके अलावा 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। इसमें विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, पशुपति की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति और अवतल चक्कियाँ मिली हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंधी भाषा में मोहनजोदारो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो नेक्स्ट है चनहुडड़ो, जो कि पाकिस्तान में है। ये भी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। इसकी खोज MG मजूमदार ने की थी। यहाँ से हमें शिल्प उत्पादन की बस्तियाँ और कारीगरों के साक्ष्य मिले हैं, यानी प्रूफ मिले हैं। तो नेक्स्ट है लोथल, जिसे आज का गुजरात कहा जा सकता है। ये हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह था। इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी और यहाँ से हमें हाथी के दांत और यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले हैं, यानी एविडेंस मिले हैं। तो अगला है कालीबंगा, जिसे आज का राजस्थान कहा जा सकता है। कालीबंगा घगर नदी के किनारे बसा हुआ था। इसकी खोज आमलानंद घोष ने 1951 में की थी। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेतों, काली चूड़ियों, यज्ञ वेदियों और कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, यानी एविडेंस मिले हैं। तो नेक्स्ट है राखीगढ़ी, जो कि आज का हरियाणा है। राखीगढ़ी भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, जो कि घगर नदी के किनारे बसा हुआ था। तो अगला है नागेश्वर और बालाकोट, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। यहाँ से हमें शंख और सीप के साक्ष्य मिले हैं। तो नेक्स्ट है चोलिस्तान। चोलिस्तान पाकिस्तान से लगता हुआ पाकिस्तान का क्षेत्र था और यहाँ से हमें मिट्टी के हलों के साक्ष्य मिले हैं, यानी एविडेंस मिले हैं। तो नेक्स्ट है बनवाली, जो कि वर्तमान में हरियाणा में है और यहाँ से हमें मिट्टी के हलों के साक्ष्य मिले हैं। तो नेक्स्ट है धोलावीरा, जो कि वर्तमान में गुजरात में है और यहाँ से हमें जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। तो नेक्स्ट है शोरतगई, जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान में है।
यहाँ से हमें नहरों और लाजवर्द मड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। तो नेक्स्ट है रोपड़, जो कि वर्तमान में पंजाब है। यहाँ से हमें लोगों के साथ साथ कुत्तों को दफनाने और तांबे के कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। तो लास्ट है खेतड़ी, यहाँ से हमें तांबे के साक्ष्य मिले हैं। खेतड़ी से मिले साक्ष्यों को पुरातात्विदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। तो चलिए हम देखते हैं इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आप इनके आंसर्स को कमेंट में देने की जरूर कोशिश कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हमारा दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? हमारा तीसरा प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल से कांस्य के नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? फिफ्थ क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को और किस युग की सभ्यता के नाम से जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? हमारा सातवां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के टीले की खोज का श्रेय किसे जाता है? और हमारा आखिरी प्रश्न है, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस राज्य से जुड़ी हुई है? आप इन सभी का आंसर कमेंट में देने की कोशिश कीजिएगा और पता कीजिएगा कि आपने कितने आंसर सही दिए। तो आइए अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली की विशेषताओं के बारे में, यानी इसके फीचर्स के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अर्नेस्ट मेके नाम के विद्वान ने 1948 में अपनी किताब अर्ली इंडस सिविलाइजेशन में लिखा है कि हड़प्पा की जल निकासी प्रणाली दुनिया की सबसे उत्तम और सुनियोजित प्रणाली में से एक थी और इसी रीज़न की वजह से हड़प्पा सभ्यता को पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। तो चलिए अब एक एक करके इनकी विशेषताओं को समझते हैं। तो इसकी पहली विशेषता है जल निकास प्रणाली। हड़प्पा के हर घर में पक्की ईंटों से बनी छोटी छोटी नालियाँ होती थी, जो कि रसोई, बाथरूम और शौचालय से जुड़ी रहती थी। ये नालियाँ घर के बाहर की बड़ी नालियों से जुड़ी रहती थी ताकि सारा गंदा पानी आसानी से बाहर चला जाए। मतलब घर का पानी बाहर निकलने की पूरी योजना बनी हुई थी। तो इसकी अगली विशेषता है नालियों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियाँ। नालियों को मिट्टी, चूना और जिप्सम से बनाया जाता था। ये नालियाँ पक्की ईंटों से बनी होती थी और ऊपर से ढकी रहती थी और नालियों की नियमित रूप से साफ सफाई की जाती थी। तो इसकी अगली विशेषता है ग्रिड पद्धतियों में नालियों और सड़कों का निर्माण। नालियों और सड़कों को ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। इस पद्धति में सबसे पहले नालियों का निर्माण, फिर गलियों का निर्माण और फिर उसके साथ साथ घरों का निर्माण किया जाता था। इस पद्धति में नालियाँ एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पे काटती थी। तो इसकी आखिरी विशेषता है स्वच्छता के प्रति जागरूकता। हड़प्पा के लोग स्वच्छता के प्रति काफ़ी ज़्यादा जागरूक थे। हड़प्पा के लोग रेगुलर नालियों की सफाई किया करते थे। हड़प्पा के लोग घर का कूड़ा करकट नालियों में ना डालकर उसे कूड़ेदान में डालते थे। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में उत्तम जल निकासी प्रणाली विद्यमान थी, जो इसे विश्व की एक महान सभ्यता बनाती है और इसकी प्रासंगिकता आज भी है। तो आइए हम बात करते हैं हड़प्पा वासियों के कृषि प्रौद्योगिकी के साक्ष्यों के बारे में, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस तरीके से खेती करते थे। तो फर्स्ट है वृषभ, जिसका मतलब होता है बैल। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के दौरान यानी खुदाई के दौरान वृषभ यानी कि बैल के साक्ष्य मिले हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि उस समय खेत को जोतने के लिए बैलों का यूज़ किया जाता होगा। नेक्स्ट है जुते हुए खेतों के साक्ष्य। तो मैं आपको बता दूं कि चोलिस्तान और कालीबंगा में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, जहां हल की रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हड़प्पा वासी एक साथ दो खेतों को उगाते होंगे। तो इसका थर्ड पॉइंट है मिट्टी के हलों के साक्ष्य। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि चोलिस्तान और बनावली से मिट्टी के हलों के साक्ष्य मिले हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हड़प्पा वासी खेतों को जोतने के लिए मिट्टी के बने हलों का इस्तेमाल करते होंगे। तो नेक्स्ट है सिंचाई के साक्ष्य। तो मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में थे, जिस कारण कृषि करने के लिए हड़प्पा वासी सिंचाई का उपयोग करते होंगे, क्योंकि रिसर्चर्स ने शोरतधई, जो कि आज का अफगानिस्तान है, वहाँ से नहरों के साक्ष्य और धोलावीरा, जो कि आज का गुजरात है, वहाँ से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। तो नेक्स्ट है अनाज के दानों के साक्ष्य। तो मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा से मिले अनाज के दानों में गेहूं, बाजरे, दाल,
जौ, सफ़ेद चना, तिल के दाने शामिल हैं। लेकिन अगर हम चावल की बात करें तो उसके एविडेंस काफ़ी कम पाए गए हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाजरे के जो एविडेंस है वो हमें गुजरात से मिले हैं और अनाज को पीसने के लिए अवतल चक्कियों के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं हड़प्पाई लिपि के बारे में। देखिए, लिपि का मतलब होता है लिखने का तरीका। जैसे आप हिंदी लिखते हैं तो उसमें आप हिंदी के अक्षर और शब्द लिखते हैं, और जैसे कि आप जानते ही हैं कि हिंदी की लिपि देवनागरी है, ऐसे ही आप इंग्लिश लिखते हैं तो उसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं और वर्ड्स होते हैं, और इंग्लिश की लिपि है रोमन। और ठीक ऐसे ही पंजाबी की गुरुमुखी। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता था कि हर एक लैंग्वेज की एक लिपि होती है जो कि मदद करती है उस लैंग्वेज को पढ़ने में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से जो हमें हड़प्पा वासियों के द्वारा लिखे गए लेख मिले हैं उसे ही हड़प्पाई लेख या हड़प्पाई लिपि कहा जाता है। और उसमें जो लिपि और लिखावट है वो एकदम ही अलग है, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। और इसी रीज़न की वजह से हड़प्पाई लिपि को रहस्यमयी लिपि भी कहा जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं हड़प्पाई लिपि के कुछ विशेषताओं के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जनरली आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है, तो मेक श्योर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना। तो इसकी पहली विशेषता है रहस्यमय लिपि। हड़प्पाई लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सका है, जिसकी वजह से हड़प्पाई लिपि को रहस्यमय लिपि भी कहा जाता है। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इसकी दूसरी विशेषता है भाव चित्रात्मक लिपि। हड़प्पाई लिपि वर्णमालीय नहीं है, बल्कि ये एक भाव चित्रात्मक लिपि है जिसमें सभी चीज़ों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाता था। तो इसकी अगली विशेषता है चिन्हों की संख्या। हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। हड़प्पाई लिपि में लगभग 375 से 400 के बीच चिन्ह थे। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह प्राप्त हुए हैं। तो इसकी आखिरी विशेषता है लेखन पद्धति। हड़प्पाई लिपि हड़प्पाई मोहरों पर राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी। तो चलिए अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की नगर योजना के बारे में। यानी हड़प्पा सभ्यता का एक फेमस नगर था मोहनजोदड़ो। तो उस मोहनजोदड़ो को किस तरह से बसाया गया था, कैसे घर बने थे, किस तरह की ईंटों से घर को बनाया गया था, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि मोहनजोदड़ो की नगर योजना कैसी थी। तो मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता दुनिया की सबसे पहली शहरी सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट शहर मोहनजोदड़ो था क्योंकि ये एक सुनियोजित शहर था। तो चलिए एक एक करके मोहनजोदड़ो की नगर योजना को बिल्कुल ईजी वे में समझते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रिपेयर करना। तो इसकी पहली विशेषता है बस्तियों का विभाजन। हड़प्पा सभ्यता में बस्तियों को 2 भागों में बांटा गया था, दुर्ग और निचला शहर। तो मैं आपको बता दूं कि दुर्ग पश्चिम दिशा में अधिक ऊंचा लेकिन कम एरिया में बनाया गया था, जिसे देखकर लगता है कि शायद यहाँ शासक वर्ग रहा करते होंगे। वहीं दूसरी ओर निचला शहर पूर्व दिशा में कम ऊंचा लेकिन बड़े एरिया में बनाया गया था, जिसे देखकर ये लगता है कि शायद यहाँ पर आम जनता या आम लोग रहते होंगे। इसकी दूसरी विशेषता है चबूतरों का निर्माण। यानी हड़प्पा सभ्यता के सभी घरों और भवनों को एक चबूतरे पर बनाया गया था। यानी पहले एक नींव यानी बेस बनाया जाता था, फिर उसके ऊपर घर बनते थे। तो इसकी तीसरी विशेषता है एक समान अनुपात के ईंटों का प्रयोग। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हड़प्पा सभ्यता के सभी घरों और भवनों के निर्माण में एक समान अनुपात के ईंटों का यूज़ किया जाता था। ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:2:1 था, जो कि हड़प्पाई वासियों की इंजीनियरिंग की समझ को दिखाता है। इसकी अगली विशेषता है गिड़ पद्धति में गलियों और सड़कों का निर्माण। नालियों और सड़कों को गिड़ पद्धति में बनाया गया था। इस पद्धति में सबसे पहले नालियों को बनाया जाता था, फिर गलियों को, और फिर उसके साथ साथ घरों को बनाया जाता था। इस पद्धति में नालियाँ एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पर काटती थी। ये दिखाता है कि प्लानिंग बहुत सोच समझकर की गई थी। तो इसकी अगली विशेषता है गृह स्थापत्य, मतलब घरों को किस तरीके से बनाया गया था। हर आवास में एक स्नानगृह और आवास के केंद्र में एक आंगन बना होता था और उसके चारों ओर कमरे बने होते थे। आप इसे कुछ इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो, जैसे आपके गांव में घर होते होंगे, बीच में आंगन होता है और उसके चारों ओर कमरे बने होते हैं। हर घर में पक्की ईंटों से बनी छोटी छोटी नालियाँ होती थी,
जो कि रसोई घरों और स्नानगृह से जुड़ी होती थी। और ये नालियाँ घरों के बाहर बड़ी नालियों से जुड़ी होती थी, जिससे घर का गंदा पानी बाहर निकल जाता था। कुछ घरों में दूसरी मंजिल या छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी, जो कि ये दिखाता है कि हड़प्पा सभ्यता में कुछ घर बहुमंजिला भी होते थे। तो इसकी अगली विशेषता है एकांतता का महत्व। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग प्राइवेसी को इम्पोर्टेंट देते थे। तो मैं आपको बता दूं कि ग्राउंड फ्लोर पर जो कमरे बने होते थे उनमें खिड़कियां नहीं होती थी। इसके अलावा मेन गेट से आंगन या आंतरिक भागों को नहीं देखा जा सकता था, जिससे पता चलता है कि हड़प्पाई लोग एकांतता यानी प्राइवेसी को इम्पोर्टेंस देते थे। तो इसकी सातवीं विशेषता है कुओं का निर्माण। हड़प्पा सभ्यता के कुछ घरों में कुएं भी मिले हैं, जो कि ऐसे कमरे में बने होते थे जिससे बाहर के आने वाले लोग भी पानी पी सकें। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं मिले हैं। तो इसकी आठवीं विशेषता है विशाल स्नानागार। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार दुर्ग में बनाया गया एक विशाल आयताकार जलाशय था, यानी तालाब की तरह था, जिसके चारों ओर गलियारे बने हुए थे। और इस विशाल स्नानागार को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इस विशाल स्नानागार का यूज शायद अनुष्ठानिक कार्यों के लिए किया जाता होगा, यानी पूजा पाठ के कामों में इसका यूज किया जाता होगा। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के विशेषताओं के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की विशेषताओं के बारे में आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसकी पहली विशेषता है विशाल स्नानागार की अवस्थिति, यानी ये कहाँ पर लोकेटेड था। तो मैं आपको बता दूं कि मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार दुर्ग में बनाया गया था। एक विशाल आयताकार जलाशय था, जिसके चारों ओर गलियारे बने हुए थे। तो इसकी दूसरी विशेषता है विशाल स्नानागार का उपयोग। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस विशाल स्नानागार का उपयोग अनुष्ठानिक कार्यों के लिए किया जाता होगा, जैसे कोई पवित्र स्नान या त्योहार। तो इसकी अगली विशेषता है जलाशय में जल का स्रोत, यानी इसमें पानी आखिर कहाँ से आता था। तो मैं आपको बता दूं कि जलाशय में पानी कुओं से आता था, यानी लोगों ने पानी भरने का इंतजाम भी सोच समझकर किया था। तो इसकी अगली विशेषता है गंदे जल का निकास, यानी कि हड़प्पा वासी गंदे पानी को जलाशय से बाहर कैसे निकालते थे। तो मैं आपको बता दूं कि जलाशय का गंदा पानी बाहर एक बड़े नाले में बह जाता था, जिससे स्नानागार साफ और स्वच्छ बना रहता था। तो नेक्स्ट पॉइंट है विशाल स्नानागार की संरचना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जलाशय के बॉटम तक जाने के लिए जलाशय के उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई थी। जलाशय के तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, जिसमें से एक कक्ष में एक बड़ा कुआं मिला। इसके अलावा जलाशय के उत्तर में एक छोटी सी संरचना बनी हुई थी, जिसमें 8 स्नानघर बने थे। तो अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि इतनी बेहतरीन तरीके से इस सभ्यता को बसाया गया था, तो जरूर यहाँ कोई ना कोई राजा तो जरूर रहा होगा जिसने इतनी बेहतरीन सभ्यता को बसाया था। तो आखिर हड़प्पा सभ्यता का वो कौन सा राजा था जिसने इतनी बेहतरीन सभ्यता को बसाया था। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है तो यकीन मानिए आप भी एक इतिहासकार और पुरातात्वी वाले सोच रखते हैं, क्योंकि इतना बढ़िया सवाल तो सिर्फ एक इतिहासकार और पुरातात्वी के मन में ही आ सकता है। तो आप अपने आप को एक बेहतरीन इतिहासकार और पुरातात्विक मान सकते हैं, और इसके लिए आप अपने आप को एक बार शाबाशी जरूर देना, क्योंकि ऐसे सवाल सिर्फ वही लोग पूछ सकते हैं जो कि इतिहास को सिर्फ रटने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए पढ़ते हैं। और आप मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि आपको इतिहास पढ़ने में तभी मज़ा आएगा जब आप इतिहास को पढ़ते हुए खुद से क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि जब आप पढ़ते हुए क्वेश्चन करते हैं तो इसका मतलब है आप बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं, और इससे आपकी सोचने की शक्ति भी बढ़ती है, और तभी आप एक इतिहासकार और पुरातात्वी बन सकते हैं।
क्या आपको पता है इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपके सोचने समझने और सवाल उठाने की समझ आती है। जिस तरह साइंस में हम हर एक घटना के पीछे रीजन ढूंढते हैं, उसी तरह इतिहास भी हमें अतीत की घटनाओं के पीछे के रहस्य समझने का मौका देता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप में से ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो ये सोचते होंगे कि साइंस ही सिर्फ अच्छा सब्जेक्ट होता है, क्योंकि जब हम साइंस पढ़ते हैं तो इससे पढ़ने से हमारे सोचने की क्रिएटिविटी बढ़ती है। साइंस में हमें जानने को मिलता है कि कोई भी चीज़ क्यों हो रही है और इसके पीछे क्या रीज़न है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही इतिहास भी है। इतिहास भी हमें बताता है कि आखिर पास्ट में क्यों हुआ और इसके पीछे क्या रीजंस थे। और आप जो अभी साइंस के अलग अलग एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, ये तो कई सालों पहले भी हो गए थे। हमारे देश का इतिहास तो बहुत ही ज़्यादा विकसित रहा है, बस हम अपने इतिहास को जानना और समझना नहीं चाहते। तो जैसा आप साइंस को पढ़ते हो कि कुछ नया जानने को मिलेगा, अगर आप इतिहास को भी ऐसे पढ़ें कि कुछ नया जानने को मिलेगा, तो मेरी गारंटी है कि इतिहास से आपको प्यार हो जाएगा और आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इतिहास लगने लग जाएगा। तो आप अभी से ये वादा कीजिए कि जब भी आप इतिहास पढ़ोगे तो आप इसे ऐसे सब्जेक्ट के रूप में पढ़ोगे कि जैसे आज आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। और जितना ज़्यादा हो सके इतिहास पर सवाल बनाएं और उसके जवाब खोजें। आप हमारी मदद ले सकते हैं, आप इंटरनेट की मदद ले सकते हैं, आप किताबों की मदद ले सकते हैं और आप अपने टीचर की भी मदद ले सकते हैं। तो आप इतिहास को अच्छे से पढ़ें और सवाल पूछें और जवाब ढूंढें। सो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इतिहास कितना ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक वर्ग रहा होगा या नहीं। तो इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इतिहासकारों और पुरातात्विकों के बीच उनकी अपनी अपनी अलग अलग राय है, अपने अलग अलग थॉट्स हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से जो भी हमें चीज़ें और जानकारी मिली हैं, उसमें से कई ऐसे साक्ष्य हैं, ऐसे एविडेंस हैं जो कि ये क्लियर करते हैं कि शायद हड़प्पा सभ्यता में भी कोई राजा रहा होगा। जैसे पुरोहित राजा की मूर्ति। हड़प्पाई स्थलों की खुदाई में एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसे कुछ इतिहासकार पुरोहित राजा मानते हैं, और कुछ पुरातात्विकों का मानना है कि मेसोपोटामिया की तरह हड़प्पा सभ्यता में भी पुरोहित राजा रहा होगा जो महलों में रहता था। एक समान मुद्रा का प्रचलन, बस्तियों की स्थापना, सामाजिक भवनों का निर्माण, बड़ी संख्या में ईंटों का निर्माण, ये सब बिना किसी शासक के संभव नहीं लगता। यानी कोई तो रहा होगा जो कि सबको डायरेक्शन देता था, जो कि इस बात का प्रूफ है कि हड़प्पा सभ्यता में शासक वर्ग रहा होगा। तो आइए हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में शासक के होने या ना होने के बारे में। जो जितने भी जो पुरातात्विक हैं उनके अपने अपने थॉट्स हैं, उनको समझते हैं। तो इसमें कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कोई शासक नहीं था। कई सारे पुरातात्विकों का मानना है कि यहाँ कोई शासक नहीं था और सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। तो नेक्स्ट, कुछ पुरातात्विकों का मानना था कि यहाँ पर कई सारे शासक थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई पुरातात्विकों का मानना है कि अलग अलग हड़प्पाई स्थलों पर अलग अलग शासक शासन करता होगा। यानी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे अलग अलग शहरों में अलग अलग शासक रहा होगा। इसके अलावा कुछ पुरातात्विकों का मानना है कि सिर्फ एक ही शासक रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे कई सारे एविडेंस मिलते हैं जो कि ये बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में केवल एक ही शासक रहा होगा। जैसे बस्तियों की स्थापना, सार्वजनिक भवनों का निर्माण, एक प्रकार की मुद्रा का प्रचलन, समान नापतोल की प्रणाली, एक समान अनुपात के ईंटों का यूज, नियोजित जल निकास प्रणाली, इन सभी चीज़ों के एविडेंस मिले हैं। तो हम ये पक्की तौर पर नहीं कह सकते कि हड़प्पा सभ्यता में शासक था या नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। ये अभी भी एक रहस्य है और इतिहासकारों के बीच इस बात पर बहस जारी है। सो आई होप अब तक आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब बात करते हैं। हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में आंतरिक व्यापार के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन यानी बर्तन, औजार, गहने और मूर्तियों के लिए कौन से आवश्यक कच्चे माल का इस्तेमाल करते थे और वो इन कच्चे माल को कहाँ से मंगवाते थे। तो मैं आपको बता दूं कि शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल में ये सब चीज़ें शामिल थी। पत्थर जैसे सेलखड़ी, क्वार्टज, कार्लिनियन और जेस्पर। ये पत्थर आभूषण और मूर्तियां बनाने में काम आते थे। और नेक्स्ट है धातुएं जैसे सोना, चांदी, तांबा, कांसा। ये सभी बर्तन, औजार और गहने बनाने में काम आते थे। और ये अन्य वस्तुएं जैसे क्यांस,
शंख और पक्की मिट्टी शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल थे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर ये इन कच्चे माल को कहाँ से मंगवाते थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल प्राप्त करने के दो तरीके थे। पहला था अभियान भेजना और दूसरा था बस्तियाँ स्थापित करना। तो इसमें अभियान भेजना जैसे दक्षिण भारत से सोना और खेतड़ी यानी राजस्थान से तांबा मंगाते थे, जिससे स्थानीय लोगों के बीच संबंध स्थापित होता था। इसका दूसरा तरीका था बस्तियाँ स्थापित करना, जैसे अफगानिस्तान से नीले रंग के लाजवर्द मणियाँ, बालाकोर और नागेश्वर से शंख, गुजरात से कार्निलियन, दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात से शेलखड़ी इत्यादि व्यापार के लिए बस्तियाँ स्थापित की गई। तो अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि क्या हड़प्पावासी सिर्फ अपने क्षेत्र तक ही व्यापार करते थे या फिर वो आज की तरह ही दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करते थे। तो इसका जवाब है जी हाँ। हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने क्षेत्र में व्यापार करने के साथ साथ दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करते थे, जिससे हड़प्पा वासियों के दूसरे देशों के साथ भी अच्छे रिलेशन बन गए थे। और ये मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा, हमारे पास इसके एविडेंस हैं जो बताते हैं कि हड़प्पा वासी दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करते थे। जैसे आज हम चीन से मोबाइल मंगाते हैं और भारत में बनाकर उसे दूसरे देशों में बेचते हैं, ठीक वैसे ही हड़प्पा वासी कच्चा माल बाहर से मंगाते थे और बना माल बाहर बेचते थे। तो उस समय हड़प्पा सभ्यता का पहला व्यापारिक देश था ओमान। तो जब पुरातात्विदों ने हड़प्पा के स्थलों की खुदाई की तो वहाँ से उन्हें ओमान का तांबा मिला, जो साफ बताता है कि हड़प्पा के लोग तांबा ओमान से मंगाते थे। इसके अलावा एक हड़प्पाई मर्तबान यानी बर्तन भी ओमान से मिला है। तो इससे ये साफ पता चलता है कि दोनों देशों के बीच व्यापार था। तो दूसरा व्यापारिक देश था दिलमुन या बहरीन। तो मैं आपको बता दूं कि दिलमुन और हड़प्पाई लोगों के बीच सोना, चांदी, आभूषण, इमारती लकड़ियों का व्यापार होता था। और तीसरा व्यापारिक देश था मेसोपोटामिया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेसोपोटामिया में खुदाई के दौरान हड़प्पाई मर्तबान, मोर की आकृति, तांबा, शंख और हाथी के दांत तक मिले हैं। तो इससे ये साफ पता चलता है कि दोनों देशों के बीच व्यापार होता था। इसके अलावा मेसोपोटामियाई लेखों में हड़प्पा का जिक्र मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हड़प्पाई लेखों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ओमान, बहरीन, मेसोपोटामिया के साथ समुद्र के रास्ते व्यापार करते थे, क्योंकि मेसोपोटामिया की पुरानी लिखावटों यानी लेखों में हड़प्पा को महलुहा कहा गया, यानी नाविकों का देश। ये बताता है कि समुद्र के रास्ते व्यापार होता था। इसके अलावा मेसोपोटामियाई लेखों और मुहरों में नाव के चित्र मिले हैं, जो बताते हैं कि हड़प्पा वाले समुद्र के रास्ते ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया तक व्यापार करते थे। तो इन सभी बातों से ये सब बिल्कुल साफ है कि हड़प्पा का अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध और व्यापार था। तो इतना सब पढ़ने के बाद अब ये भी सवाल आता है कि आखिर ये सभ्यता इतनी ज़्यादा विकसित थी, कई देशों के साथ व्यापार करती थी, और आखिर इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। मज़े की बात यह है कि आज भी एक सवाल ही बना हुआ है। आज भी पुरातात्विद सही अनुमान नहीं लगा पाए हैं कि आखिर हड़प्पा सभ्यता का पतन यानी अंत कैसे हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण को लेकर विद्वानों के बीच तरह तरह के मतभेद हैं। अलग अलग विद्वान हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर अलग अलग रीजंस देते हैं। कई पुरातात्विद ये बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत बाढ़ की वजह से हुआ था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के ज़्यादातर नगर सिंधु और उनकी सहायक नदियों के आसपास बसे हुए थे। इसीलिए कई विद्वानों का मानना है कि इन नदियों में बाढ़ आने की वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ होगा। इसके अलावा कई पुरातात्विद ये बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत जलवायु परिवर्तन की वजह से हुआ था। कई विद्वानों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से वर्षा का पैटर्न बदल गया, जिससे सूखे और अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगी, और जिसकी वजह से अनाज का उत्पादन घट गया होगा और हड़प्पा सभ्यता में भुखमरी फैल गई होगी। इसके अलावा कई पुरातात्विद का ये भी मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत आर्यों के आक्रमण की वजह से हुआ होगा। कई पुरातात्विदों का मानना है कि आर्यों का आक्रमण भी हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण हो सकता है, क्योंकि आर्यों का एक आक्रामक जनजाति मानी जाती है जिन्होंने कई सभ्यताओं का विनाश किया था। इसके अलावा कई पुरातात्विद ये बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत महामारी की वजह से हुआ था। कई विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत अपनी सभ्यता को छोड़कर गंगा घाटी के क्षेत्र में नई सभ्यता की शुरुआत करने की वजह से हुआ था।
कुछ विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपना क्षेत्र छोड़कर गंगा घाटी की ओर चले गए, जहां उन्होंने नई सभ्यता की शुरुआत की, जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई। सो आई होप अब तक आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब बात करते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर ये पुरातात्विद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हैं, वो कौन कौन सी विभिन्नताएं पर ध्यान देते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आता है। अब हम ये समझेंगे कि पुरातात्विद हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का पता कैसे लगाते हैं। क्योंकि उस समय कोई लिखित दस्तावेज नहीं मिला, इसीलिए पुरातात्विद को मिट्टी में दबे हुए सबूतों से ही पता लगाना पड़ता है कि समाज में कौन अमीर था, कौन गरीब था और सामाजिक जीवन कैसा था। पुरातात्विक किसी भी संस्कृति में सामाजिक आर्थिक विभिन्नता का पता लगाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। जैसे पहली विधि है शवाधानों यानी कब्रों की बनावट से। शवाधानों की बनावट से सामाजिक आर्थिक विभिन्नता का पता लगाया जा सकता है। हड़प्पाई शवाधानों से पता चलता है कि हड़प्पाई लोग मृतकों को गर्तों यानी गड्ढों में दफनाते थे, लेकिन सभी गड्ढे एक जैसे नहीं थे। ज़्यादातर गर्तों यानी गड्ढों की बनावट तो सामान्य थी, नॉर्मल मिट्टी के गड्ढे थे, लेकिन कुछ गड्ढों में ईंटें लगाए हुए थे और महंगे सामान जैसे मिट्टी के बर्तन, गहने, आभूषण भी रखे हुए थे, जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पाई लोगों का मानना था कि ये वस्तुएं मरने वाले व्यक्ति के अगले जन्म में काम आएंगी। तो इसका दूसरा मेथड है वस्तुओं की बनावट। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में दो तरह की चीज़ें मिली हैं। साधारण उपयोग की चीज़ें जैसे चक्की, सुई, मिट्टी के बर्तन, ये सभी मटेरियल लगभग सभी घरों में मिले हैं। और दूसरी है विलासिता की चीज़ें जैसे कीमती पत्थर, गहने, सुंदर मूर्तियाँ, ये सिर्फ कुछ ही घरों में मिली हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हर कोई एक जैसा जीवन नहीं जीता था, कोई गरीब था तो कोई अमीर था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुरातात्विद कुछ चीज़ों पर ध्यान देते हैं। पहला है लोग उच्च वर्ग से थे या निम्न वर्ग से थे। दूसरा है लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी थी। तीसरा है रहन सहन खान पान कैसा था। चौथा है बड़े नगरों में रहते थे या छोटे नगरों में। और लास्ट पाँचवा है धार्मिक थे या नास्तिक। सो आई होप अब तक आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के इतिहास के निर्माण में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के योगदान के बारे में, जिनकी वजह से आज हम दुनिया की इस प्राचीन और विकसित सभ्यता के बारे में जान पाए हैं और दुनिया को ये बता पाए जो देश लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम था, आखिर उस देश का भी इतिहास काफ़ी समृद्ध और विकसित रहा है। तो यहाँ पर हम 4 प्रमुख डायरेक्टर जनरल की बातें करेंगे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के इतिहास के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो पहला है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इनके बारे में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला है 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी ASI की स्थापना की और अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी ASI के पहले डायरेक्टर जनरल बने। इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का जनक भी माना जाता है। तीसरी बात आपको याद रखनी है कि 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पाई मोहरों पर अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने हड़प्पाई ईंटों के वर्षों का गलत अनुमान लगाया। अलेक्जेंडर कनिंघम हड़प्पाई मोहरों के काल को पता लगाने में असफल रहे, क्योंकि उन्हें भी बाकी सभी की तरह ऐसा लगा था कि हड़प्पा सभ्यता का विकास गंगा घाटी के आसपास हुआ था और यही अलेक्जेंडर कनिंघम का एक भ्रम था। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम का क्या भ्रम था, तो उसके अंदर आपको यही सभी बातें लिखनी है जो हमने आपको बताई। तो अगले डायरेक्टर जनरल है जॉन मार्शल। इनके बारे में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जॉन मार्शल पहले पेशेवर पुरातात्विक थे। जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की और राखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। इसके अलावा 1924 में जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की और इसे विश्व के सामने रखा और सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जॉन मार्शल ने टीले का अध्ययन समान क्षैतिज इकाई के आधार पर किया। इसके अलावा आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि 1931 में जॉन मार्शल ने एक बुक लिखी जिसका नाम था मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो नेक्स्ट है रैम व्हीलर। तो इनके बारे में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है।
रैम व्हीलर ने 1946 में हड़प्पा का उत्खनन किया और 1947 में एंशिएंट इंडिया पुस्तक लिखी। इसके अलावा रैम व्हीलर ने जॉन मार्शल की खोज की निंदा की। रैम व्हीलर के अनुसार टीले का अध्ययन स्तर विन्यास से करना चाहिए। इनके अकॉर्डिंग टीले का अध्ययन समान क्षैतिज इकाई में करने से उसकी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ लुप्त हो जाती है। तो नेक्स्ट है अर्नेस्ट मैके। इनके बारे में आपको एक बात का ध्यान रखना है, अर्नेस्ट मैके की बुक का नाम है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।